जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो है क्लास करने वाले हैं, जो कि आपके लिए सारे क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको मैं न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा, जो कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको इस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है और मेरे साथ आपको बने रहना। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम बेस कीमती है और सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने दिए गए हैं और इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से निपटाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देखिए बताऊंगा, जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आराम से पास हो जाएं, तो यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज देखिए, बिलियन चैप्टर से आपका स्टार्ट होता है। आपको पता है जो हमारा केमिस्ट्री में नया सिलेबस आया है उसके अनुसार जो हमारा फर्स्ट चैप्टर से ठोस अवस्था उसको हटा के विलियन चैप्टर से स्टार्टिंग की गई है। तो मैं आपको एक बार में थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर आपको बता देता हूँ चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर इन्हीं का सलूशन आपको यहाँ पर आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा अंत तक वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिए चैप्टर वाइज पहले जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको जल्दी से जो है तैयार कर लेना, जो भी आपके पास बचा हुआ टाइम है। तो चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार करना है आपको, और इनका मैं बता चुका हूँ आपको। इसका आपका हो जाएगा मोलरता क्या है, जानते हैं ना, मोलरिटी, मोलरता क्या है, मोलन्स क्या है। इनसे पक्का आपका एक ना एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बने या तो आपका थ्योरी में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना। देखिए जैसे आप जानते हैं जो आपका मोलरता होता है ये आपका लीटर में बिलियन लिया जाता है, इसका आपका केजी में लिया जाता है, ठीक है। हमने बात करी थी ना इसके फार्मूले के, जैसे मोलरता बराबर हो जाता है यहाँ पर बिलियन बिलाय के मोलन्स बटे बिलियन का जो आयतन है वो लीटर में। ऐसा करके फार्मूले हमने इनके सभी के पढ़ रखे हैं। तो इनसे न्यूमेरिकल जो है ना बिलियन चैप्टर से 100% बनना ही बनना है, आपको पता है। तो यहाँ से ही बिलियन में आपका इन्हीं से टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। तो ये जरूर कर लो, जल्दी से मैंने करा दिया है पूरा अच्छे तरीके से। इसके बाद परासरण दाब के बारे में एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आएगा। इसके बाद हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, दोनों नियमों में से एक नियम जो कि हेनरी का नियम है काफी इंपॉर्टेंट है। तो नियम वाले क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको कर लीजिए। और रही बात सोल्यूशन की, तो यार मैं आपको एक बार नहीं कई बार करा चुका हूँ, बाकी अभी मैं प्रयास करूंगा हेनरी का नियम यहाँ पर अभी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसका आप लोग यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 से 5 टॉपिक जो भी है, और न्यूमेरिकल का एक स्पेशल क्लास मैंने कराया है, लेकिन फिर भी आपको जल्द एक क्लास और मिलेगा न्यूमेरिकल का, ठीक है ना, एग्जाम से पहले। तो ये चैप्टर आपको इतना जो है इस टॉपिक को तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला आपको वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर पढ़ना है आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ लीजिएगा। कोल राउस का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ लीजिए। और यहाँ पर रही बात अर्ध सेल, तो सेल में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे इस बार बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा अर्ध सेल के बारे में, इसका उदाहरण के साथ, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। अब चैप्टर आपका आता है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है ना। तो काइनेटिक यहाँ पर आपका देखिए जो रासायनिक बलगतिकी है ना, तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक देखिए तैयार करना है। सबसे पहले इस चैप्टर से मैं बात करूँ तो एक ही क्वेश्चन आपका एकदम रामबाण है, वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या है। मतलब आपको कोटि बताना है, आणविकता क्या है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। इसके अलावा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है, ये तो 100% एंड 200% फिक्स है, तैयार करके जाइएगा वरना फिर आपको पछताना पड़े। तो इसको कर लीजिएगा। और जस्ट ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो आपका चल रहा है इसके बाद जस्ट आपका यही क्वेश्चन आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फुल डेरिवेशन है ये, ठीक है ना। पूरे केमिस्ट्री में एक अलौता डेरिवेशन है, तो इसका आपका सोल्यूशन जल्द आने वाला, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल पर, नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर इसका सोल्यूशन जल्दी मिलेगा, यानी इस वीडियो के जस्ट बाद। अगला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, देखिए अर्ध आयु और यहाँ पर वेग स्थिरांक, इन दोनों में से दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोनों को मैं कराऊंगा आपको, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना और आपको दोनों करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। इसके बाद अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ये तो एक थ्योरी है, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा। तो इसको न्यूमेरिकल तो मैं अभी इसी वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने बताया ना, तो इसी में आपको न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा। पी ब्लॉक में बात करें, यहाँ पर देखिए कौन कौन से, जैसे कि H2O एक द्विचारी अम्ल है, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, जिसको कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाइपर विधि द्वारा अमोनिया हो गया, है ना।
ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल डीकन विधि द्वारा क्लोरीन निर्माण, यहाँ पर ये भी टॉपिक इतने काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए देख सकते हैं ओजोन औद्योगिक निर्माण डीकन विधि, और यहाँ पर इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन बनेगा डी और एफ ब्लॉक से, यहाँ पर देख सकते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं, लैंथेनाइड अंकुचन एवं अंतराकाशीय यौगिक क्या है। ये तीन ही क्वेश्चन इससे जो है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर है, इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन है आपका, लिगेंड क्या है, एक दंतीय और द्विदंतीय लिगेंड को समझाइए। लेकिन इसका आपका ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना, लेकिन हाँ बेसिक है ये, इसको पहले जब समझ जाएंगे लिगेंड को तभी आप IUPAC कर पाएंगे, और IUPAC तो भैया 200% यहाँ पर आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इस चैप्टर से। और IUPAC के ऊपर स्पेशल वीडियो आ चुका है, जल्दी से जाकर देख लो आप लोग। जस्ट आपको चैनल पर विजिट करना है, वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे, IUPAC इसी के ऊपर मैंने कराया है पूरा अच्छे तरीके से, कैसे करना है अगर आपने देख लिया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये रही बात आपका यहाँ पर संकुल यौगिक में IUPAC नामकरण की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VBT इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जस्ट इसका सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आने वाला है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक, इनके बीच में ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत, अगर मैं कहूँ आपसे कि जो उपसह संयोजन चैप्टर है इससे IUPAC और VBT ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। दो ही अगर आप करके जाएंगे, दो में से एक पक्का आएगा, ठीक है। इसके बाद CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा ये कम इंपॉर्टेंट है जितना ये दोनों है, ठीक है ना। तो जरूर कर लेना, यही एक कहें तो 3 से 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो इनको कर लेना। हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन से देखिए, यहां से आपको एक तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, अब इधर प्रयोगशाला विधियां आएंगी, SN1 और SN2 रिएक्शन और बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, दोनों की दोनों देखिए ये तो नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आएगी, है ना, और मैंने आपको कराया भी है, ठीक है ना। जस्ट अभी देखते जाइए आप लोग, SN1 और SN2 देखिए इसको बोलते हैं एकाणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये होता है द्विआणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इनको जरूर कर लेना। इसके बाद सर्जेप का नियम हो गया, फ्रंटलैंड अभिक्रिया हो गई, ये आपके यहाँ पर इतने टॉपिक है, तो इनको एक वन शॉट में आपको जल्दी से पढ़ लेना है, क्योंकि समय है आपके पास, अभी आप चैप्टर वाइज चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका तैयार है मिला लीजिएगा, काफ़ी बेस्ट रहेगा। देखिए एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में समझिए, यहाँ पर आपका 32 नंबर टॉपिक है एल्कोहल की पहचान की विधि, जो कि एक ल्यूकास परीक्षण, एक होता है विक्टर बियर परीक्षण और एक है ल्यूकास परीक्षण। भैया इन दोनों में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि देखिए आपको पता है ये दोनों अल्कोहल की पहचान की विधियां हैं, यानी कि जिसका आपका क्रियात्मक समूह होता है OH, तो एल्कोहल पहचानने की विधि दो में से कोई एक आएगा, ठीक है ना। विलियमसन संश्लेषण विधि से ईथर या तो आपका ये आ जाएगा, और या तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर के बनाने की विधि आएगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 ऐसे, तो ये आपका आएगा, या तो विलियमसन संश्लेषण विधि आएगी। मतलब हर क्वेश्चन में आप जान रहे हैं ना कि दो क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मतलब अगर तैयार करके जाएंगे तो काफी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये हो गया वेक्टर मेयर परीक्षण, आपको करना ही करना है। फिनाल की अम्लीय प्रकृति मैं देखिए आज ट्राई करूंगा, अभी जस्ट इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको सारे के सारे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ल्यूकास परीक्षण हो गया, वेक्टर मेयर परीक्षण हो गया, इनका पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कराता हूँ, भले टाइम थोड़ा सा लग जाएगा लेकिन आपको एग्जाम से पहले सारा मिलेगा। अब देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति ये क्यों प्रदर्शित करता है, इसको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए मैथिल अल्कोहल बनाने की दो विधियां हो गई, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि मैंने आपको करा दी है, ये प्रयोगशाला विधि आपको मिल जाएगी, 4 प्रयोगशाला विधियां मैंने जस्ट अभी चैनल पर डाली हैं, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर हो गया, एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड की बनाने की विधि इसको भी मैंने करा दिया है। तो प्रयोगशाला विधियों से टेंशन नहीं लेना, क्या होता है जब इस पर वीडियो आ चुका है, हो सकता है आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो मैं अक्सर मैं अगर कहूँ तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन और मुझे कराना है, एक टॉपिक जो है कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, तो वो जस्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे के ऊपर आपको ये करना है, क्या होता है
जब करा दें, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इतना जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर आपको बने रहना, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया, ये रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, बेंजीन को एनिलीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। यहाँ से 45 टॉपिक ये कंप्लीट हो जाते हैं। जैव अणु को देख लीजिए, बायोमॉलिक्यूलस में यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए मौलिक परीक्षण क्या है ये तैयार कर लेना है। कार्बोहाइड्रेट के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के महत्व को समझाइए। डीएनए और आरएनए में अंतर तो बायोलॉजी में मैंने कराया था, आपसे कहा था केमिस्ट्री में भी आएगा, तो यहाँ पर भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ग्लूकोज की फिशर संरचना का सूत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना पर वीडियो आ चुका है, चैनल पर पड़ा है जस्ट अभी, ठीक है ना, जाकर देखिए आप लोग। तो ये 50 टॉपिक है जो कि पूरा केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इतना अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता, नंबर तो आपके 100% आएंगे। और अगर आपका तैयार है तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए कुछ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हेनरी का नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं बताइए। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपका, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इससे कम में और ना इससे ज्यादा में नहीं बनेगा, 3 या 2 नंबर के लिए। तो चलिए हेनरी का नियम समझिएगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान से, क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यहाँ से स्टार्ट होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कोई आपके पात्र इसमें गैस भरी हुई है, द्रव भरा हुआ है, इसमें आपको कोई गैस मिलानी है ना, कोई गैस आप लोग यहाँ पर मिला रहे हैं, तो इस गैस की विलीयता इस द्रव में इसके दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो ये आपको बताना है इस नियम में। चलिए इसमें यहाँ पर समानुपाती मतलब m आपका समानुपाती होगा P के, जो कि m क्या है आपका यहाँ पर ये द्रव्यमान है, P आपका प्रेशर यानी कि जो दाब है। तो ये आपका इस प्रकार से होता है, इसका फार्मूला बन जाता है m इक्वल टू, जब यहाँ पर लगाएंगे तो KH जुड़ जाता है, जो कि आपका KH क्या है, हेनरी नियतांक है। ये सारे कुछ यहाँ पर लिया गया है कि m हो गया गैस की मात्रा हो गई है ना, गैस का द्रव्यमान या मात्रा, और P आपका क्या होगा, गैस का दाब हो गया यहाँ पर प्रेशर, और KH आपका हेनरी नियतांक होता है। इसे ही बोलते हैं हेनरी का नियम। अब बोला है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, इसकी सीमाएं कहाँ पर ये नियम लागू होता है, देखिए सीमाओं को जान लीजिए। हेनरी के नियम की सीमाएं, पहला नियम है हेनरी का जो नियम है केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य होता है, यानी आदर्श गैस पर ही ये केवल और केवल लागू होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग जरूर जो है ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दूसरा कहाँ पर यह लागू होता है, इसमें विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन का दाब अधिक नहीं होना चाहिए, तभी ये लागू होगा, ठीक है ना, हेनरी का नियम विलयन के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा यहाँ पर, इसमें अगर विलयन का ताप कम होगा, बहुत कम नहीं होना चाहिए, तो फिर मतलब अगर कम होगा ज़्यादा तो वो फिर भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने 3 ये आपके इसकी सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलराउस का नियम बताइए और इसके अनुप्रयोग बताइए। चलिए जानते हैं कोलराउस का नियम क्या होता है। देखिए तो इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है, ये विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के, ये चीज ध्यान देना। जैसे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है, वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक चीज दी गई, देखिए अनंत तनुता पर क्या है, इनफाइनाइट दिया गया ना, कैप इनफाइनाइट MnACl, इसकी मोलर चालकता क्या, धनायन और ऋणायन के योग के बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर कोलराउस का नियम, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। अब इसका अनुप्रयोग समझिए। देखिए अनुप्रयोग में इससे एक न्यूमेरिकल बनता है जो कि मैं आपको लगभग करा दूंगा। तो यहाँ पर वियोजन की कोट, जो कि न्यूमेरिकल का वीडियो अभी जस्ट आपको मिलेगा, मैंने बताया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। देखिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन कोटि कहा जाता है। वियोजन की कोटि बराबर यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो ये आपका होता है कैप की पावर C यहाँ पर M अपॉन यहाँ पर कैप इनफाइनाइट M, ऐसे होता है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, किसी सांद्रता C पर, ठीक है, C जो पावर लगा है इसका मतलब क्या है, किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है। और ये जो इनफाइनाइट करके दिया गया इसको बोलते हैं यहाँ पर अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। चलिए इसको कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका 100% जो कि काफी महत्वपूर्ण, नर्नेस्ट समीकरण। नर्नेस्ट समीकरण क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग, थ्योरी है, तो फिर इसके बाद इसका समीकरण हम
हम लोग अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाकर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है, जो कि यहाँ पर बात करते हैं जब वो विभव उत्पन्न होता है तो नर्नेस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक निश्चित व्यंजक दिया। किस पर क्या दिया था उन्होंने? तो नर्नेस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण ताप प्रभाव आदि दर्शाने के लिए एक गणितीय रूप या कहें एक उन्होंने व्यंजक दिया था, जिससे क्या कहा गया? नर्नेस्ट समीकरण। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते। देखिए इस पर उन्होंने क्या कहा, देखिए, माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आपके पास यहाँ पर दी गई है Mn+, ये किस रूप में है? आयन के रूप में, Aq आयन के रूप में है। और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लस मतलब कि Ne- मतलब ये ग्रहण कर रहा है। ये अब n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन वो आपका ग्रहण करेगा। यहाँ पर ओनली n दिया गया है, n का मान आपका यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके हो सकता है ना, क्लियर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर एरो करके ये आपका जो m है, ठीक है ना, कोई धातु, ये आपकी ठोस अवस्था में बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड s हो गया, तो ये आपका ठोस में चेंजेस हो जाता है। अब बात करते हैं नर्नेस्ट समीकरण की। देखिए होता है E = E0 - RT/NF log ms, जो ठोस अवस्था अपॉन यहाँ पर Mn+। अब इसका मतलब क्या? देखिए RTNF क्या है? तो RT रिडबर्ग नियतांक होता है, T आपका यहाँ पर टेम्परेचर है, N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? फ्राइडे नियतांक होता है, जिसका मान होता है 96,500 ऐसे करके, है ना। तो ये आपका फ्राइडे नियतांक है, तो इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर इस लॉग का हम लोग बेस चेंज कर दें, कितना? 10 का बेस कर दें, 10 का आधार कर दें लॉग का, तो देखिए फिर क्या बनेगा? यही चीज़ यहाँ पर जो आपका ये समीकरण दिया गया इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए E = E0 वैसे यहाँ पर है पूरा का पूरा, है ना, लेकिन जो लॉग का बेस चेंज हुआ तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई 2.303 RTNF log 10, और ये फिर आपका वही का वही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे। अब इसके बाद अगर हम लोग यदि ms की जगह पर 1 मोल कर दें तो यहाँ पर E = E0 2.303 RT/NF और log, और यहाँ पर 1/Mn+, ये चेंज हो गया क्योंकि इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया? 1 रख दिया, ठीक है ना, इतना। अब अगर आप चाहे अगला स्टेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या करेंगे? जैसे E बराबर यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग E = E0, और ये आपका माइनस यहाँ पर ये पूरा वैल्यू आपका वही रहेगा यहाँ पर लॉग करके। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये जब ऊपर जाएगा, क्योंकि एक को हम हटा दिए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बस इतना चेंजेस आएगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद चलिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन की बात करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर एक रिएक्टेंट पता रहेगा और एक आपको प्रोडक्ट यानी उत्पाद पता रहेगा, 2 चीज़ें पता रहेंगी और आपके लिए इतना काफ़ी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने HCHO दिया गया है, इसमें अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनता है आपको हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या इसे बोलते हैं आपका यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन ऐसे ये भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो CH2 का होल ऑफ 6 × N4 × 6H2O, ये होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो इसको रिएक्शन को आप देखकर समझ लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर COOH और सिंगल बॉन्ड COOH, इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना, ऑक्जेलिक अम्ल। और यहाँ से आपको फार्मिक अम्ल अगर बनाना है तो इसमें ग्लिसरॉल आपका उत्प्रेरक रहेगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करेंगे और फिर बनेगा HCHO यानी कि फार्मिक अम्ल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन इस प्रकार से इसकी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेंजील्डिहाइड से सिनेमिक एल्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड मतलब देखिए यहाँ पर बेंजीन ग्रुप जुड़ेगा और CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये आपका बेंजील्डिहाइड हो गया। इसमें सिनेमिक एल्डिहाइड बनाना तो यहाँ पर आपको मेथिल एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है ना। तो CH3CHO ये भी आपको लेना पड़ेगा। इन दोनों का कराएंगे हम लोग रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा, वो भी तनु।
इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है C6H5CH और डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, डबल बॉन्ड CHO, ये बोलते हैं इसको हम लोग पूरा का पूरा सिनेमिक एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हो गया सिनेमिक एल्डिहाइड, बचता है आपका H2O जल। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इस प्रकार से रिएक्शन है, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला देखिए, एल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है हमें, एल्डिहाइड से क्लोरल। एल्डिहाइड की जगह पर आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिया गया है CH3CHO मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर C3Cl2 यानी क्लोरीन ले लिए, क्लोरल बनाना है, बस करा दीजिए रिएक्शन। यहाँ पर बन जाएगा CCl3CHO, ये होता है क्लोरल, और बचेगा आपका इधर HCl, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए अगला है मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो चलिए, मेथिल अल्कोहल आपके सामने दिया गया है यहाँ पर CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल हो गया। इससे में आप जब PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा यहाँ पर आपका मेथिल क्लोराइड, यानी कि यहाँ से OH हटके यहाँ पर क्या जुड़ गया, इसका Cl, जो कि है मेथिल क्लोराइड। ये स्टेप बना। इसके बाद जस्ट अगला स्टेप करेंगे, कई स्टेप में ये रिएक्शन होती है, इसलिए बोला हूँ काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको KCN पोटेशियम साइनाइड उपस्थिति में कराना है, तो यहाँ से बनेगा आपका यहाँ पर मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। मतलब जो ग्रुप से आप रिएक्शन कराते जाते हैं वही यहाँ पर जुड़ता जाता है, तो मेथिल साइनाइड बना। अब इसके बाद मेथिल साइनाइड के बाद यहाँ पर मेथिल साइनाइड की पुनः से रिएक्शन कराना है, किसकी उपस्थिति में, 4OH यानी कि नवजात ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीकरण, और इसका यहाँ पर उपस्थित रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, और H2SO4, ये उपस्थिति रहेगी इसकी, और पुनः से बन जाता है यहाँ पर आपका एथिल एमीन, जो कि आपको मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना है। तो ये 1 2 3 और चौथे स्टेप में ये बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, आप करिएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, कैसे बनेगा देखिएगा। आपको क्या करना है, बेंजीन से एनिलीन, देखिएगा बेंजीन आपके पास C6H6 है, और इसको सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। कितना बनता है, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। अगर हम बेंजीन को सांद्र HNO3 की उपस्थिति में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, जो कि आपके सामने 6,6H5NO2। और पुनः से नाइट्रोबेंजीन को आप नवजात ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण कराते हैं, तो यहाँ से आपका बनता है अगले स्टेप में एनिलीन, जो कि आपके सामने दिया गया C6H5NH2, ये बन जाता है। तो 1 2 तीसरे स्टेप में एनिलीन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिएगा। अगला देखिए, एथिल अल्कोहल से आयोडोफार्म, आपको एथिल अल्कोहल से आयोडोफार्म बनाना। देखिए तो ये आपके पास C2H5OH एथिल अल्कोहल, और इसी में आयोडोफार्म बनाना, तो इसमें यहाँ पर लेंगे आप 4I2, ठीक है ना, और यहाँ पर 6NaOH लेंगे, फिर कराएंगे रिएक्शन। जब कराएंगे तो यहाँ पर CH3I बनेगा, यानी कि इसी को बोलते हैं LOPPT या आयोडोफार्म, ठीक है ना। ये आपका पीला अवक्षेप होता है एक प्रकार का LOPPT, और यहाँ पर बनेगा 5NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, और आपका HCOONA ये भी बनेगा, और 5H2O ये बनेगा। इतना प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। मेन आपका आयोडोफार्म यही होता है, इसको बोलते हैं आयोडोफार्म परीक्षण मेथिल अल्कोहल का, ठीक है ना। तो आयोडोफार्म परीक्षण काफी बार पूछा गया, तो इस रिएक्शन को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से क्या बनाना है आपको, बेंजोइक अम्ल बनाना है। देखिएगा तो आपके पास ये C6H6 बेंजीन हो गया, बेंजोइक अम्ल यहाँ पर आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl लेना है। इन दोनों को क्या करना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करा देनी है, तो ये आपका बना देगा यहाँ पर टालुइन। इसको बुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं, उसी का रिएक्शन है। टालुइन को पुनः से आप यहाँ पर ऑक्सीकरण कराएंगे KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तो बनेगा C6H5COOH, या बोलेंगे इसे बेंजोइक अम्ल, और यही आपको बनाना था, ठीक है ना। तो आप इधर का कुछ ना कुछ लिख के जरूर आइएगा, फार्मूले ही आप लिख के भले आए, लेकिन आपको लिखना जरूर है, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं बताइए, तो ध्यान से समझिएगा। राउल्ट का नियम क्या, देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलायक के आवासशील विलेय मिलाने पर विलायक में प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। बस इतना करना है आपको। अब यहाँ पर समझ लीजिए P0 माइनस PS, तो ये आपका यहाँ पर P0 और P माइनस PS क्या है आपका, तो ये आपका देखिए PS का मतलब होता है सोल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब, और ये
आपका पी नॉट हो जाता है, जो आपका यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। देखिए वाष्प दाब आपको विलायक का और ये जो है एक विलेय का, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ये विलयन का हो जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का अलग अलग लेना है। और मोल प्रभाज में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने इधर दिया गया है। तो इस फार्मूले को और यहाँ पर ये आपके पास एक स्मॉल एन है, एक कैपिटल एन, इसको याद कर लीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। इसकी सीमाएं कहाँ पर ये लागू होता है, देखिए यह तनु विलयनों पर लागू होता है, ये आवासशील पदार्थों पर लागू होता है, और इसके अलावा यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। ये 3 इसके प्रमुख सीमाएं हैं, ठीक है। अब रासायनिक बल गतिकी चैप्टर से जो कि आपका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, इससे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो बताइए वह कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। बताइए यहाँ पर कोई पदार्थ है जो कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का, यानी कि अगर वो 1 kg था तो वो 100 मिनट में क्या हो जाता है, 500 ग्राम बचता है, ठीक है। अब बताना है कि बताइए कि वह कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, मतलब कि वो अगर 1 kg था तो वो बताना है आपको कि कितने समय में ये 250 ग्राम बचेगा, यानी कि 1/4 भाग खत्म हो जाएगा इसका। तो ये आपको बताना है। चलिए इसमें देखिएगा क्या क्या चीज़ें दी गई। तो सबसे पहले इसमें हाफ एज यानी कि अर्धायु दी गई, टी हाफ 100 मिनट है। और इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना काम। देखिए टी हाफ का वैल्यू यहाँ पर आपको पता है कैसे निकाला जाता है। टी हाफ इक्वल टू सूत्र होता है 0.693 अपॉन के, ये सूत्र है। अब के का मान आप अगर निकालना चाहते हैं वेग स्थिरांक, तो आप क्या करेंगे, टी हाफ को यहाँ पर ले जाएंगे, के को आप यहाँ पर ले आएंगे, ऐसे करके ना, एक के को इधर ले आइए, टे को इधर ले जाइए। तो टी हाफ का वैल्यू दिया गया पहले से आपके पास 100 मिनट, तो यहाँ से के इक्वल टू क्या निकलेगा 0.693 अपॉन 100। तो ये आपका के का मान हो गया वेग स्थिरांक। अब आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए समझने का प्रयास करेगा, बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर समझिएगा, हम मान लेते हैं मानव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जब हमारा रिएक्शन नहीं हुआ था उसका मान लेते कि ये 100 मिनट ए है, ठीक है। और टी समय पश्चात बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी, a/4, क्योंकि आपसे कहा है कि 1/4 भाग भैया अब खत्म होता है प्रारंभिक मात्रा का, तब आपको टाइम निकालना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक यहाँ पर आपको इस प्रकार से लगाना है। देखिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यही टी आपको निकालना है, यही समय आपको निकालना है, ठीक है ना। log a अपॉन a/4, यहाँ पर ये मात्रा खत्म हो रही है, तो a बाई जो बाई का 4 है ऊपर चला गया, तो इसलिए यहाँ पर गुणे में लग गया, ठीक है ना। तो a से a कट गया, log 4 बचा, और यहाँ पर t का मान आपको निकालना है। k का मान आप पहले से ही निकाल चुके हैं, जो कि आपके सामने ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस k की जगह पर आप इतना वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए अगला स्टेप, k इक्वल टू आपका ये फिर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर log 4 बचता है, तो log 4 लिख दिया गया। अगला स्टेप की जगह पर देखिए k का मान रख दिया, जो हमने अभी जस्ट देखा, और ये चीज़ आपको इसी प्रकार से रखी है। और log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, log की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पर देखिए t का मान आपको निकालना है, तो t को आप यहाँ पर ले आएंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो t बराबर हो गया देखिए 2.303, ये जो 100 है ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर 100 का गुणा हो गया, ये पूरा वैल्यू आपका नीचे जाएगा, 3 गुणा है ना, तो ये नीचे पहुँच गया। और यहाँ पर 2 हो गया, log 2 का मान आपके पास यहाँ पर 0.3010 होता है, तो log 2 की वैल्यू रख दी गई। इसके बाद जब पूरा इधर का कैलकुलेट करेंगे तो 200 मिनट के लगभग आपका आ जाएगा टाइम। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सॉल्व है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके पास है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक आपके पास होता है यहाँ पर कौन सा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, log 10 का बेस होता है a अपॉन a माइनस एक्स। a आपका पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा होती है, और a माइनस एक्स जो होता है ये t समय के पश्चात पदार्थ की बची हुई मात्रा होती है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए a माइनस एक्स, यानी कि जो ये पदार्थ जो खर्च हो रहा है कितना हो रहा है, हाफ, आधा खर्च हो रहा है। तो a का मतलब प्रारंभिक मात्रा का आधा, तो a माइनस एक्स इक्वल टू कर सकते हैं a/2, और t आपका क्या है यहाँ पर 100। तो इस प्रकार से ये आपका देखिए हो गया, क्योंकि अगर यही तो कर रहा है, t आपका क्या है 100 सेकंड है, तो t आपका 100 हो गया। और पदार्थ की मात्रा कितनी हो रही है, तो a का यानी कि प्रारंभिक मात्रा का आधा 50%, तो a/2 कर सकते हैं, है ना, ऐसे। तो ये आपका इस प्रकार से वैल्यू हमारी दी है गई है। अब आते हैं इसी वैल्यू को हम लोग इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रखते कैसे हैं,
k इक्वल टू 2.303 टाइम का आपका 100 सेकेंड दिया गया, लॉग ए प्रारंभिक मात्रा और a माइनस एक्स के जगह पर आपको a/2 रखना है, जो कि a/2 यहाँ पर करेंगे, बाई का 2 ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से a से a कैंसिल, log 2 बचेगा, यहाँ पर देखिए log 2 हो गया और ये चीज़ें आपकी इसी प्रकार से यहाँ पर उतर आई हैं। अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। log 2 का मान आपके पास ये रखा गया, ठीक है ना, 0.3010 ऐसे करके, और इसका जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये मान आपका आएगा, ठीक है ना। तो जिसको कि आप प्रधान यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको 0.693 अपॉन 100 को यहाँ पर 0.00693 सेकेंड इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा वेग स्थिरांक। और इसी प्रकार से इसका पूरा फुल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक और आपका आता है, इसी से देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। अभी पढ़ लो, वरना फिर यही कमेंट करोगे आप लोग कि भैया पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। मैं ऐसा प्रयास कभी नहीं करता, हमेशा आपसे कहता हूं कि यार क्वेश्चन भले आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को ना पूरी ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से कंप्लीट हमें करना चाहिए। इसलिए पूरा ध्यान और एकदम जान लगा दो, ठीक है ना। एक दिन का टाइम है, उसमें आपको यहाँ पर सब कुछ करना। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका वही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण ये आपके सामने दिया गया। ये तो आपका एक फॉर्मूला है जो कि हर जगह यूज होगा। कह रहा 3/4 भाग पूर्ण करने में अर्ध क्रिया यानी कि 1/2 भाग पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। चलिए सिद्ध करते हैं। पहले 3/4 भाग की बात करते हैं। हमें यहाँ पर मान लेना है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा हमेशा 100 होती है। कोई भी पदार्थ आपके पास है उसकी सांता 100 ही होगी, क्योंकि वो एक बार भी अभी खर्च नहीं हुआ है। तो 100 हो जाएगी जब, तो 100 का कितना खर्च हो रहा है, 3/4 भाग। कहा गया ना, क्वेश्चन में ही कहा गया, देख सकते हैं 3/4 भाग पूर्ण होने में। तो 100 का 3/4 भाग कितना होगा, देखिए 3/4 गुणे 100 यानी कि इससे काटेंगे 4 से 25 तो 75 यानी कि 75% आपका खत्म हुआ। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रखेंगे k इक्वल टू 2.303 और समय आपका 3/4 यानी कि 3/4। तो यहाँ पर log 100 प्रारंभिक मात्रा और a माइनस एक्स की जगह पर आपको 25, क्योंकि 75% रिएक्शन खत्म हो चुकी, 25% बचा, तो इसलिए 100/25। तो ये आपका 4 बचेगा। तो ये बना कितना, log 4 यहाँ पर आ गया। बाकी वही चीज़ है ना। और log T1/3/4 को आपको निकालना है। तो ये एक समीकरण हमारा T3/4 यानी 3/4 का बन गया। अब इसी प्रकार से आपसे कहा है यहाँ पर अर्ध क्रिया यानी कि 1/2 का भी आपको निकालना है। तो देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार, कैसे 2.303 अपॉन k और log यहाँ पर 100/50, क्योंकि आधा अगर 1/2 का कह रहा है ना, हाफ का, तो भाई जो प्रारंभिक मात्रा है वो आधी होगी। तो यहाँ पर a माइनस एक्स की जगह पर आपका 50 हो जाएगा। तो 100/50 मतलब काटेंगे तो ये 2 बचेगा, तो यहाँ पर आपका log 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 2 समीकरण, एक आपके पास ये T3/4 का टाइम और ये T1/2 का टाइम, दोनों को कंपेयर करना है और 2 गुणा आपको दिखाना है। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आप यहाँ पर भाग दे देंगे। इसको इतना लिख देना, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इसमें आपको यहाँ पर इस दूसरे समीकरण का भाग करा देना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे आएगा, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इक्वल टू है वैल्यू, है ना, ये वैल्यू बराबर है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। बचेगा T3/4 अपॉन T1/2 ऐसे करके, है ना, और इधर का log 4/log 2। तो log 4 से log 2 को कैंसिल करेंगे, एक तरफ बचेगा 2। चलिए इधर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ये रखा है ना, समीकरण 1 में 2 का भाग करा रहे हैं और यहाँ पर log 4/log 2। तो जब इसको करेंगे तो ये देखिए log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं। तो log 2 से log 2 कैंसिल, इधर का बचा 2, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 जब बच गया तो T3/4 यहाँ पर रहने दीजिए, इधर 2 बचा, तो ये 2 आपका इधर रखा हुआ है और ये T1/2 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा T3/4 इक्वल टू T1/2 गुणे 2, और यही 2 गुना आपको दिखाना था। तो आई होप ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एल्डिहाइड का कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फार्मेलिन जलीय विलयन है किसका, तो फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, आपको पता है, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण है। एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक क्या होता है, तो मेथिल एसीटेट बनता है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना। मैं आपको अभी जो है ना बचे हुए टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्लास अभी पूरा अच्छे तरीके से लाने वाला हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन फेनिल विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, तो वो होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल फेनिल विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल होता है आपका ClC3C और COOH, ये प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर नंबर 4 को करेक्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह अभिकर्मक जिसके साथ एल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं, क्या कहलाता है? तो उसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सेकंड नंबर सही है आपका, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर यूरोट्रोपिन के बारे में। चलिए करते हैं यूरोट्रोपिन के बारे में टिप्पणी करने को बोला है। तो इसको हमने जस्ट अभी कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत देखा है, और ये रिएक्शन हर जगह पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे हम लोग यूरोट्रोपिन कहते हैं। बस इतना आपको बताना है। इसका रिएक्शन थोड़ा समझ लीजिए, आपके पास दिया गया, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड 6HCHO और NH3 अमोनिया, है ना, 4 कर देंगे इसकी संख्या को और कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH2 का होल ऑफ 6 and 4, यानी कि यही होता है यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और जल बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका टिप्पणी हो गया, इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो देखिए ये आपके पास बेंजीन का यहाँ पर सर्किल बना हुआ है, बेंजीन की संरचना है, या अगर आप चाहते तो C6H6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और इसकी कराएंगे रिएक्शन किसकी उपस्थिति में? CH3Cl की उपस्थिति में, ठीक है ना। निर्जल होगा यहाँ पर AlCl3, और यहाँ से बनेगा आपका टालू इनडायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे C6H6 की उपस्थिति में आप यहाँ पर प्लस करके CH3Cl लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है आपका बेंजीन के साथ जुड़ेगा, और इससे एक हाइड्रोजन निकल के इसमें आपका एक हाइड्रोजन निकल के HCl के साथ जुड़कर HCl बना देगा। तो टालुइन आपको बच जाता है। फिर आपको पुनः रिएक्शन कराना है ऑक्सीकरण इसका KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, जिससे कि आपका पूरा का पूरा यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाता है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक जुड़ जाता है COOH ग्रुप, यानी कि मेथेनोइक एसिड का जो यहाँ पर आपका प्रकार्यात्मक समूह है वो इसमें जुड़ जाता है, जो कि आपका बन जाता है यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। तो ये 3 स्टेप में, 1 2 3, तीसरे स्टेप में आपको यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट मार लो और तैयार कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, अभिक्रिया को पूर्ण करिए। यह रिएक्शन आपकी अधूरी रहेगी। कैसे अधूरी रहेगी? यहाँ पर देखिए आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, क्या दी गया है? यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस O3, यहाँ पर इसका उत्प्रेरक है CCl4, और यहाँ पर फिर A खाली स्थान है, फिर यहाँ पर ZnOH आपका उत्प्रेरक है, फिर B खाली स्थान है। आपको पूछेगा A और B की जगह पर क्या आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग खराब कर देने वाला रिएक्शन है ये। आपको पेपर में समझ नहीं आएगा कि इन A और B की जगह पर हम क्या भरें, और अपने से करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर A की जगह पर भरना है, जो कि इस टाइप से आपको दिख रहा है, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं एथिलीन ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड। ये इस A की जगह पर भरा जाएगा, याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये। और फिर वही आपका उत्प्रेरक यहाँ पर जुड़ गया, और B की जगह पर आपका आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड 2CHO, ठीक है ना। तो ये A की जगह पर और ये B की जगह पर, इन दोनों जगह पर भर देना है। ये क्वेश्चन है आपका, और ये इसका क्या है? सोल्यूशन है, इतना, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आता है, राइमर टीमैन अभिक्रिया का समीकरण सहित समझाइए। देखिए राइमर टीमैन अभिक्रिया, फिनाल के क्षारीय विलयन को CCl4 के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिफ्लक्स, यानी कि इसको गर्म करने पर, रिफ्लक्स करने के पश्चात मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, जो कि आपको इस प्रकार से करा देना। रिएक्शन देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है? फिनाल को सबसे पहले क्या करना है? रिफ्लक्स करना है। CCl4 और NaOH की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री पर इसको रिफ्लक्स करना है। तो ये चीजें आपकी साइड में निकल जाएगी। बचे क्या यहाँ पर? आपका फिनॉल की जगह पर आपको यहाँ पर ONA जोड़ देना, यहाँ पर आपको COONA जोड़ देना। ये आपका एक यौगिक बनेगा। इसी यौगिक को पुनः से रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो आपका बन जाता है क्या? O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि मेन प्रोडक्ट है आपका। इसके स्क्रीनशॉट मार लो। इसको बोलते हैं सैलिसिक एल्डिहाइड या सैलिसिक अम्ल बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजाइन संघनन पर टिप्पणी कीजिए। बेंजाइन संघनन
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं ना, सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं बेंजाइन संघनन क्या होता है और इसको आप अच्छे समझ लीजिए। देखिए, बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लक्स का मतलब होता है गर्म करना, ठीक है ना, ये हीट दिया गया है। रिफ्लक्स करने पर बेंजाइन बनता है, इसको बोलते हैं बेंजाइन संघनन। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, C6H5OCHO ये बोलते हैं ना इसको बेंजल्डिहाइड, और 2 4 6 यहाँ पर जो भी संख्या लगी होती है तो मात्राएं होती है, मतलब बढ़ा देते हैं वैल्यू को। तो ये हो गया। और कैल्शियम यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ यहाँ पर गर्म करेंगे इसको, तो यहाँ से बनता है C6H5CHOH और COCH5, ये पूरा का पूरा बन जाता है बेंजाइन। क्या बन जाता है? बेंजाइन बन जाता है, जिसे बोलते हैं बेंजाइन संघनन इस रिएक्शन को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। और आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बाकी का जल्द ही आपको जितने क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल पर बताए हैं, जो भी आपका जैसे प्रथम कोटि के ये सब डेरिवेशन हो गए, जल्द अब आपके लिए लगातार पूरा दिन मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।